चलिए आज आपका अभी आपने आपकी फर्स्ट क्लास भी अभी आज S5 की हुई होगी ना। यस मैम, लेकिन कुछ सुने ही नहीं, आज नेटवर्क ही नहीं है। अभी हमारी सभी को जी यस मैम। मैम। और आवाज साफ आ रही है? यस जी मैम। ठीक है। तो आज आपका S5 में ये जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट 4 में से है टॉपिक। और ये जो यूनिट है इसमें आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। तो उसी का टॉपिक है एक कि पोषण और संतुलित आहार, यानी न्यूट्रिशन क्या है और हेल्दी डाइट क्या होती है। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए तो हम इसके बारे में देखिए ज्यादा कुछ मतलब यह कोई कठिन नहीं है, नॉर्मल ये सब चीजों की जानकारी आप सभी को होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सभी जीवों को, जैसा कि आप जानते हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स में जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हुए या ह्यूमन बींग्स हुए, पेड़ पौधे हैं, कोई भी हो, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स, लिविंग जीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव जीव होते हैं, जो सभी को अपने डेली रूटीन में जो भी वो काम कर रहे होते हैं, उन कामों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। बिना ऊर्जा के कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक मशीन है, मशीन को चलने के लिए भी क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी मशीन, जैसी मशीन होती है उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्यूल या एनर्जी प्रदान वहां पर करनी होती है। कोई इलेक्ट्रिक मशीन है तो आप उसको क्या दोगे, पावर सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, जो उसका क्या होगा, वहां पे ऊर्जा होगी उसके लिए। वैसे ही हमारा जो शरीर है उसके लिए जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है, जिनमें हम भोजन होता है ना, ड्रिंक्स होते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीजें हम लोग इनटेक करते हैं फूड्स में, जिनके जरिए हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और इसी एनर्जी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन की सभी एक्टिविटीज और सभी वर्क्स को पूरा कर पाते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जीवों को उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से, तो जो उत्सर्जन कहलाया। श्वासन और संतति जैसी क्रियाएं करनी होती हैं, जिन्हें करने में भी वे तभी सक्षम हो पाते हैं जब वे पोषित यानी न्यूट्रिटेड होते हैं। जीवों को आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा प्राप्त होती है। मतलब कहने का सेंस है कि सिर्फ आपको, जो आप डेली काम कर रहे हो, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, आपके शरीर से आपको वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी से निकल रहा है उसको भी एनर्जी की जरूरत है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर सीक्रेट नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद और भी चीजें दी हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, ये और जैसे बच्चा पैदा करना हुआ, ये सभी चीजों के लिए क्या हो गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, संतति, है ना। तो ये सभी कार्य जो हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन के, इन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से, पोषण से। ठीक। अब देखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, जिंक, है ना। इसके अलावा भी और होते हैं, तो आपको जितनी की जरूरत है उतना हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। इन सभी के नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, सभी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि कौन सी चीज क्या है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन सभी को पता है, प्रोटीन क्या होता है, सबसे ज्यादा वांछित पोषण होता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी रोगों से नहीं लड़ पाएगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी होगी तो वो उससे लड़ने में हमारा जो शरीर है वो सक्षम नहीं होगा। इसके साथ ही जब भी हमें कभी चोट लग जाती है, कट जाता है, तभी वहां क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ही क्या करता है, उस जख्म, है ना, उस कटे हुए भाग को भरने का काम करता है, यानी उसकी मरम्मत करता है और नए टिश्यूज को बनाने का काम करता है।
जैसे प्रोटीन, हमारी बॉडी में कई प्रकार के प्रोटीन है ना। तो उतना डिटेल नहीं, बस अभी आपको नॉर्मल बस प्रोटीन क्या है, क्या फंक्शन है इसके बारे में ही आपको हम बताएंगे। अब देखिए इसमें लिखा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं, यदि 1 ग्राम प्रोटीन लिया जाए तो यह कुल 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी देता है। मतलब अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, 1 ग्राम प्रोटीन को आप खा रहे हो किसी भी तरीके से, मतलब उसको टैबलेट फॉर्म में या खाने खाने में आप खा रहे हो, उसमें से जो 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है वो आपके शरीर को 4 कैलोरी एनर्जी प्रदान करती है। प्रतिदिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 600 प्रोटीन कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक, अब देखिए इसमें इसके प्रोटीन के बेनिफिट्स दिए हैं कि प्रोटीन से हमें क्या क्या फायदे हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, हमारी भूख को नियंत्रित करता है और बैलेंस रखता है। प्रोटीन के सेवन करने से जो हमारी मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। प्रोटीन वजन कम करने में भी काफी ज्यादा सहायक है। प्रोटीन हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अच्छा करता है उसको, इम्यूनिटी को हमारी। प्रोटीन बाल, त्वचा, है ना, हमारी पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के सेवन से शरीर में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी रक्त कोशिकाएं, नाखून, स्किन, हेयर्स और भी अन्य जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है और उनकी मरम्मत करता है। अभी आप जब बीमार वगैरह हो जाएं तो क्या होता है, देखिए डॉक्टर प्रोटीन का सिरप या प्रोटीन की टेबलेट उसमें जरूर लिखता है उसमें। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही क्या करेगा, जल्दी जल्दी से हमें ठीक करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और जो भी हमें चोट है लगी हुई है या जो भी कुछ प्रॉब्लम हमें हुई है, बॉडी से फिजिकली प्रॉब्लम हुई है, उसको दूर करेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे तो प्रोटीन जो है वो शरीर की जो कार्य प्रणाली है, जो फंक्शनिंग है, उसको काफी हद तक सुरक्षित रखता है। अब प्रोटीन के नुकसान, नुकसान कब होते हैं, जब हम प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाने लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का हम सेवन करने लगते हैं। अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, किडनी रोग हो सकते हैं, यूरिन संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक, अत्यधिक सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपके हार्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप देखिए कई प्रोटीन ड्रिंक्स आजकल मार्केट में मिलते हैं। तो उसमें से जब आप देखिए कई प्रोटीन ड्रिंक्स जब लोग लेते हैं मोटा होने के लिए या हेल्दी होने के लिए, तो उन सभी प्रोटीन ड्रिंक्स की कुछ मतलब आप कह लीजिए कि उनको अगर आप जो उनका प्रॉपर मात्रा है उसमें अगर आप ले रहे हो प्रॉपर प्रॉपर क्वांटिटी में तो ठीक है। पर कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक टाइम की जगह 3 टाइम खा लो तो जल्दी मोटे हो जाएंगे, जल्दी से एनर्जी आ जाएगी। तो अब लेना उसको एक ही चम्मच था, पर आपने अपनी बुद्धि चला के उसको ले लिया 3 चम्मच। तो क्या होगा, आपकी बॉडी उतने उसका जो जो आपने ली है 3 चम्मच उसकी मात्रा, उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा ही हमारा शरीर डाइजेस्ट कर सकता है। उससे अगर ज्यादा, उससे उस रेंज से अगर जब ज्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे अपनी बॉडी में, तो वो जाके आपकी बॉडी को नुकसान देने लगेगा। हो सकता है अनावश्यक आपके हार्मोनल ग्रोथ उससे प्रभावित हो सकती है, आपकी बॉडी का वेट उससे प्रभावित हो सकता है, कई प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार के रोग भी उससे हो सकते हैं। फिर देखेंगे प्रोटीन के सोर्सेस, तो इन सभी चीजों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। जिनको भी प्रोटीन की कमी है वो ये सारी चीजें खाएं तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। फिर होगा विटामिन और मिनरल्स। जहाँ प्रोटीन शरीर में मरम्मत का काम करता है, वहीं विटामिन और मिनरल क्या करते हैं, शरीर में कार्य प्रणाली को देखते हैं और शरीर को अच्छे ढंग से चलाने में मदद करते हैं। यदि भोजन में विटामिन और मिनरल को ना रखा जाए तो वह संतुलित भोजन नहीं कहलाता है। अब विटामिन विटामिन कई प्रकार के होते हैं, A B C D E ETC। ठीक, हर प्रकार के विटामिन का क्या होता है, अलग काम होता है। जैसे विटामिन ए का प्रयोग किस लिए
किया जाता है आंखों के लिए, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए अच्छी अच्छी मात्रा में मौजूद है तो हमें कभी आंखों के कोई भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। और जिस भी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है उसमें आंखों का रोग होता है रतौंधी, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर विटामिन ए, डी, ई एवं विटामिन के फैट का निर्माण करते हैं, वसा है ना, फैट का निर्माण करते हैं, यानी कि ये आपकी जो मसल्स हैं उनका निर्माण करेंगे और मसल्स की ग्रोथ में भी काफी सहायक होते हैं। अच्छा, ये सब चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, पोषण आहार, संतुलित भोजन, ये हम पढ़ रहे हैं रेफरेंस में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि इसीलिए ही सरकार ने उनके लिए मिड डे मील की योजना चलाई। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं वो हर उससे आते हैं, मतलब हर तबके से वहाँ बच्चा आ रहा है। कई बच्चे गरीब परिवारों से आ रहे हैं, ज्यादातर तो वहीं के रहते हैं जिनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, या भोजन मिल भी रहा है तो उसमें प्रोटीन की, है ना, विटामिन मिनरल्स की मात्रा पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए मिड डे मील की योजना चलाई कि बच्चों को कम से कम अच्छा भोजन मिल सके, जो जरूरत है उनको जिन विटामिन मिनरल्स की उनको वो भोजन में दिया जा सके। चलाई तो चलाई, पर ये सारी चीजें, जिन चीजों को ध्यान में रखकर ये योजना चलाई गई, उन सब चीजों को ये सब योजनाएं पूरा नहीं कर पाती है। सभी को पता होगा मिड डे मील की क्या स्थिति है। तो हम ये सब पढ़ रहे हैं, विटामिन मिनरल्स, ये जितनी भी चीजें ये आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों के लिए, कि बच्चों को ये सब चीजों की जरूरत क्यों है। क्योंकि छोटे बच्चे आप देखिए, जो उनका एज पीरियड है 1 to 5 years का, उस एज पीरियड में उनकी हर प्रकार की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, है ना, सोशल ग्रोथ हो, जो भी ग्रोथ उनकी हो रही है वो इस एज में बहुत ज्यादा होती है। तो इस एज के बच्चों को ज्यादा अच्छे खाने पीने की आवश्यकता होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है विटामिन सी और बी जलीय विटामिन है, यानी कि जो विटामिन ये जो पढ़े हैं ना आपने, ये फैट बनाती हैं, ए, डी, ई, के, ये फैट का निर्माण करते हैं, यानी कि ये विटामिन फैट में सॉल्युबल रहेंगे, यानी घुलनशील रहेंगे। और जो विटामिन सी और बी है वो जलीय विटामिन है। जलीय का मतलब वो वाटर सॉल्युबल रहेंगे, यानी पानी में घुलने वाले रहेंगे। इसलिए ये विटामिन कहाँ क्या काम करेंगे? ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, नए ब्लड का निर्माण करेंगे, और ये जलीय होते हैं, इस कारण ये ज्यादा देर तक शरीर में नहीं रहते, क्योंकि ये यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ही हमें समय समय पर समय समय पर सलाह दी जाती है कि आप अपनी बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, और वाटर हमारे शरीर से यूरिन, पसीने आदि के माध्यम से इन विटामिन का क्या होता है, लॉस होता रहता है। विटामिन और मिनरल्स के फायदे, अब देखिए हार्ट के लिए विटामिन और मिनरल का सबसे ज्यादा फायदा कहाँ किसको हो रहा है? सभी को हो रहा है, हार्ट के लिए हो रहा है ना। और इसमें जो विटामिन ए, सी और ई है, इसमें बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, शुद्ध रक्त जो हमारे हृदय को शुद्ध रखते हैं और ब्लड को भी प्यूरिफाई करते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म, जो भी हम खा रहे हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की, मतलब पचाने की खाने को, जिसके अंतर्गत होता क्या है, पोषक तत्वों को, जो भी उसमें से न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको सोख लेंगे। सिंपल सी भाषा में बोल देंगे कि जो भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होंगे खाने के, वो उसमें से पोषक तत्वों को शरीर स्टोर कर लेता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। फिर जब हम काम करते हैं तो जो हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर की हुई है,
इन पोषक तत्वों के रूप में वो क्या होती है, उस समय पर वही एनर्जी हमारे काम आती है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे खाते नहीं रहते हैं, है ना। टाइम टू टाइम हम लोग खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो उसमें से एनर्जी शरीर इंटेक करता है उसको वो स्टोर कर लेता है, और जब हम काम करते हैं तो आप देखिए उसी एनर्जी का शरीर क्या करता है, यूज करता है। विटामिन एवं मिनरल हड्डियों को अच्छा रखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बताया गया है कि इसके कई सारे फायदे हैं विटामिन और मिनरल्स के। नुकसान कि अगर आप बिना चिकित्सक के, बिना डॉक्टर के सलाह के इसको लेते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे फास्फोरस है, ये टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। विटामिन का ज्यादा सेवन करने से पेट दर्द, डायरिया, है ना, आदि बीमारियां हो सकती हैं। प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से ज्यादा विटामिन बी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति करता है तो उसको लकवा मारने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर चीज को आपको खाना, जो भी हम बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, क्यों शब्द आया, इसलिए ही आया क्योंकि खाने में हमें हर चीज लिमिटेड खानी है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही खानी है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो कई प्रकार की बीमारियों का घर हो जाएगा हमारा शरीर। अब सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस वही जो भी उसके देखे हमने, प्रोटीन के वही सोर्सेस, सेम सोर्सेस रहेंगे विटामिन और मिनरल्स के। पर मीट, सूखे मेवे, दाल, इनमें इसकी बहुत ज्यादा मात्रा आपको मिलेगी विटामिन और मिनरल्स की। फिर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम डेली अपने फूड में इंटेक कर ही रहे हैं, खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को तुरंत यानी इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं भोजन डेली में, चावल, रोटी और सब्जी, जो भी सब खा रहे हैं सभी में हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। खासकर आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसी से हमें कैलोरी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे हम, तो स्टार्च, स्टार्च आप किस में देखते हो, चावल में भी है, आलू में भी है। ठीक, फाइबर, फाइबर ऐसी चीज, ऐसी फाइबर का निर्माण भी शुगर के कारण ही होता है, और यह मुख्य तौर पर पाचन तंत्र में सहायता करता है। यानी आप देखिए जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें हम फाइबर युक्त भोजन को अपनाने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फाइबर युक्त रेशेदार जो भोजन रहता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, यानी खाने को पचाता है, और कब्जियत वगैरह की शिकायत उससे नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन की। फिर चीनी, इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, हमें दैनिक जीवन में काम करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। फिर देखेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट के लाभ, तो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। इसका एक इंस्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्लूकोज। जब आप थक जाते हो, या आपको चक्कर सा महसूस होता है, या पानी की कमी लगती है, तो आप क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं और पी लेते हैं। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट आपको के शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, और कार्बोहाइड्रेट की मदद से मोटापे को भी कम किया जा सकता है। अब इसके नुकसान देख लीजिए कि अगर आप अधिकता में, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपका शरीर मोटापे का शिकार हो सकता है, और मोटापा अगर होगा तो उससे काफी सारी हार्ट डिसीज या और भी बॉडी की जो डिसीज होती हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेने से ब्लड ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और भी कई प्रकार के रोग का नाम दिया हुआ है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ईटीसी। अब सोर्सेस देख लेंगे, तो कई प्रकार के सोर्सेस हैं, दूध, दही, है ना, स्टार्च, बीन्स, मटर, अनाज, फाइबर युक्त सब्जियां, इन सभी से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फिर देखेंगे फैट। फैट भी क्या करता है, हमारे शरीर के कामों को करने के लिए हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए, जब कोई
जब भी आप कोई काम करते हो, तो मान लीजिए आपका व्रत है एक दिन, तो आप देखिए दिन भर आप खाना नहीं खा रहे हो, फिर भी आपका शरीर चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो शरीर को एनर्जी वो दे रहा है फैट। ठीक, कि दिन भर आप खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, फास्टिंग में है, पर फिर भी आपका शरीर चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि आप नहीं खाना खाया, पानी नहीं पिया, 1 घंटे और बेड पे लेट गए। नहीं, फिर भी आपका जो बॉडी है पूरे दिन काम करती रहती है। तो वो काम करने की एनर्जी वहां कहाँ से मिल रही है शरीर को? फैट से मिल रही है। हमारा फैट क्या होता है उस समय, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें फैट जो है वहां से एक पूरी साइकिल होती है। उस साइकिल में जैसे आपने एटीपी का नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, जिसको बॉडी का क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस होती है जिसके कारण जो फैट है वो उसको फैट को इस साइकिल में वो घुलनशील फैट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो बॉडी को एनर्जी दे सके। तो फैट भी क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। और फैट के सोर्सेस देख लीजिए, घी, तेल, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है? फैट यानी वसा मिलता है। अब देखिए शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता क्या है। तो ऊर्जा पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए हमें न्यूट्रिटिव फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना एनर्जी के या बिना पोषण के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। शारीरिक मरम्मत के लिए, पाचन नियंत्रण, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे अंदर हो रही है बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? पोषक तत्वों यानी ऊर्जा की जरूरत है। अब देखेंगे, एक तो हो गया ये आपका पोषण, के पोषण क्या होता है, क्यों जरूरत है, कितने प्रकार का है, न्यूट्रिशन। अब है इसमें आपका संतुलित आहार, के बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट या नॉर्मल डाइट क्या होती है। तो वैसा खाना या वैसा भोजन जिसमें फैट, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर आदि सभी कुछ क्या होते हैं? इक्वल क्वांटिटी में या जितनी जरूरत है हमें उस मात्रा में मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों और जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके। ऐसा भोजन नहीं करना है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा हो, फैट हो ना, प्रोटीन हो ही ना, विटामिन हो ही ना। ऐसा भोजन करना है जिसमें ये सारी चीजें हमें मिल सकें। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित जीवन बिताने के लिए हम संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है अच्छे स्वास्थ्य यानी अच्छी हेल्थ के लिए और मानसिक विकास के लिए संतुलित भोजन मूल आधार है। देखिए, आप हेल्दी पर्सन किसे कहोगे? इस आप अगर हेल्दी पर्सन ऐसे व्यक्ति को कहोगे जिसमें कोई बीमारी नहीं है, तो अब आप क्या ये कह सकते हो क्या वो पूरी तरीके से हेल्दी है, स्वस्थ है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी नहीं है वो व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा। हो सकता है उसे कोई मानसिक बीमारी हो सकता है उसमें कोई सामाजिक बीमारी हो, इमोशनली रूप से वो अनस्टेबल हो, है ना। एक अच्छा भला इंसान जो हमें बाहर से जो ठीक दिख रहा है, शरीर उसका ठीक काम कर रहा है, सब कुछ उसमें ठीक है, पर उसमें और भी कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, जैसे कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, है ना, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सब चीजें भी बैलेंस अगर व्यक्ति में होंगी, तभी हम कहेंगे कि जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। मतलब उसका दिमाग भी ठीक काम करना चाहिए, समाज में रह रहा है तो समाज में उसको सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करके रहना चाहिए। इमोशनली रूप से भी व्यक्ति क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। कैसे? कि उसको थोड़ी थोड़ी बात पर उसको गुस्सा ना आए, है ना, परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस होने चाहिए।
तब हम कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब इसमें देखिए लिखा है संतुलित भोजन के फायदे के संतुलित भोजन के शरीर को क्या फायदे हैं, क्यों हम करते हैं। तो ऊर्जा मिलती है, शरीर में जो नए नए तंतु यानी एलिमेंट्स का निर्माण होता है, हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है, और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी करना चाहती है वो सभी सुचारू रूप से होती रहती हैं। अब देखिए इसमें लिखा है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक बैलेंस्ड डाइट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एज क्या होती है कि देखिए हर व्यक्ति जो भी खाना पीना खाता है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए छोटा बच्चा है, उसकी खुराक कितनी होगी, एक रोटी खाने की। उससे 2-3 साल मान लीजिए 2 साल का बच्चा है वो एक रोटी खा रहा है, तो 3 या 4 साल का बच्चा रहेगा, हो सकता है वो 2 रोटी खाए। उससे बड़ी एज का बच्चा जो रहेगा वो 4 रोटी खाएगा। तो कहने का सेंस है कि जो एज रहती है, एज पर ही जो वो खा रहा है उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। बच्चे को उनके शरीर के भाग की तुलना में बड़े व्यक्तियों से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, तो जितना वो खाते हैं उनका जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसलिए बच्चों को बैलेंस्ड डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ऐसी बैलेंस्ड डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस मौजूद हों। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो खान पान है वो भी क्या होता जाता है, बदलता जाता है, या उसमें हम और भी चीजों को शामिल करना शुरू कर देते हैं। अब वृद्धावस्था की अगर आप बात करेंगे तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो हाईली प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा फूड मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और विटामिन की मात्रा मौजूद होती है, जैसे एक बच्चा है ना, या ये यंग पर्सन तो डाइजेस्ट कर ले रहा है सेम खाने को, पर आप देखिए उसी सेम खाने को एक बूढ़ा व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उस एज उस एज पीरियड में उस जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होने लगती हैं, धीमी हो जाती हैं। खाना धीमे धीमे पचता है ना। जो कुछ भी उनके शरीर में जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं है ना, वो क्या होती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। हो तो रही हैं पर धीरे धीरे होंगी, खाना धीमे पचेगा, कहीं चोट लग जाएगी तो जख्म धीरे धीरे भरेगा। तो वही चीज है कि उम्र के अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं, और संतुलित भोजन उम्र के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए कि अभी आपकी एज क्या है और आपको किस प्रकार के खाने की आवश्यकता इस एज पीरियड में है। फिर लिंग यानी सेक्स, मतलब मेल और फीमेल का भी जो भोजन होता है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। पुरुषों की पोषकता तथा आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। कारण है क्योंकि जो फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल दोनों का अलग है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो मेल हैं उनको ऊर्जा यानी एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है उनके वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी इनटेक भी बहुत ज्यादा उनका होगा। आपकी हेल्थ के लिए भी आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, उसके लिए आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए। क्रियाशीलता, अधिक शारीरिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता मतलब एक्टिव पर्सन, जैसे बच्चे क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा संतुलित भोजन या ऐसा भोजन ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, क्योंकि वो क्या है, एक्टिव हैं बहुत ज्यादा। और जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शारीरिक श्रम ज्यादा हो रहा है ना, फिजिकल मेहनत ज्यादा हो रही है जिस जगह पर व्यक्ति की, उस व्यक्ति को भी अच्छा भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद हों। फिर होगा वेदर, जलवायु और मौसम। तो इसके ये भी चीजें हमारी खाने की जो मात्रा है उसको प्रभावित करती हैं। जैसे लिखा है कि जो
गर्म प्रदेश वाले, जहाँ पे मतलब गर्मी ज्यादा होती है, वहां के लोग ठंडे प्रदेश जहाँ ठंड ज्यादा होती है, वहां के लोगों से अधिक आहार की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का उपयोग शरीर का ताप बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे देश के निवासी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब कि आप देखिए गर्मी के सीजन में क्या होता है, आप खाना पीना कम खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, होता है कि नहीं। और वहीं सर्दियों में क्या होता है, हम सर्दी में खाना पीना बहुत ज्यादा खाते हैं और वो सारा भी क्या होता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। वहीं आप बरसात की सीजन की अगर बात करेंगे, तो बरसात के जो सीजन होता है उसमें खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है। इसलिए क्या होगा, जो भोजन है हमारा जो पच रहा है शरीर के अंदर, मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो जलवायु और मौसम भी हमारे खाने पर प्रभाव डालता है। फिर विशेष शारीरिक अवस्था, इसमें हो जाएगा कि आपकी शरीर की स्टेज कैसी है, उसके उस वो स्टेज भी उस वो स्टेज जो है उस पर भी आपकी आहार की मात्रा, वो पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्भर करती है। जैसे कि कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है ना, या कोई बच्चे माँ है, बच्चे को दुग्धपान करवा रही है, या किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का कुछ भी मतलब कंडीशन हो सकती है, कोई भी शरीर की ऐसी विशेष अवस्था हो सकती है, तो वो अवस्था के अकॉर्डिंग भी आपको अपना भोजन करना होगा, यानी ऐसी डाइट लेनी होगी जिससे आप उस जिस अवस्था में भी हैं उस अवस्था में आप सरवाइव कर पाए। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पोषण और संतुलित आहार।